साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, जो हमारे साथ हैं, वो भारतीय राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा हैं, दीपंकर भट्टाचार्य जी। कम्युनिस्ट आंदोलन जो धीरे धीरे शिथिल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसे ही खराब वातावरण में आज दीपंकर भट्टाचार्य जैसे लोग हैं जो इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान बिहार की जो राजनीतिक स्थिति चल रही है उसमें महागठबंधन के ये घटक दल हैं, और आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है उसके संदर्भ में इन लोगों की क्या रणनीति है। आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार दीपंकर सर, ये बताइए कि अपना राजनीतिक जीवन कैसे शुरू किया? हम लोग छात्र आंदोलन से, छात्र जीवन से आ गए कम्युनिस्ट पार्टी में माले में। और जब बचपन में मैं था तो उस समय पूरे नक्सलबारी के वो किसान आंदोलन का दौर था, छात्र आंदोलन का दौर था, उसका गहरा असर था। इसलिए वो हम लोगों की जो पीढ़ी है, ये आपातकाल के बाद 77 में देश में जो एक तरीके से लोकतंत्र की पुनर्वापसी हुई, एक नया लोकतांत्रिक जागरण पूरे देश में हुआ, तो उसी जागरण के क्रम में बहुत सारे लोग आए। हम लोगों की पार्टी में अलग अलग जनरेशन है। एक जनरेशन है जो 60 के दशक से हैं, हमारी जो पीढ़ी है ये 70 के दशक के अंत से है, और बाद में हमने देखा कि 80-90 के दशक में, और अभी एक नई पीढ़ी जो लोग एकदम बिल्कुल पिछले 10 साल में सक्रिय हो रहे हैं, छात्र नौजवानों की। इसलिए राजनीति में तो ऐसा कम्युनिस्ट आंदोलन में एक फ्लो रहता है और हर 5-10 साल में एक नया प्रवाह है, नई पीढ़ी आ जाती है। सर, आप तो असम के रहने वाले थे, कलकत्ता में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, और तो आपका ये जो पूरा सामाजिक वातावरण है वो तो काफ़ी घुला मिला है, तो इसका क्या असर पड़ा आपके जीवन पर? तो वो तो अच्छा है, मैंने इसलिए हमको मौका मिला है। देखिए, बल्कि असम में तो हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। पढ़ने का मौका मिलता तो थोड़ा असमिया भाषा भी हम थोड़ा और ज़्यादा सीख लेते। तो पढ़ने का तो पूरा कलकत्ता में, और इसमें शायद आपको मालूम है कि नहीं, मैं स्कूल लाइफ मेरा रामकृष्ण मिशन में था। तो 74 से 79 तक हायर सेकेंडरी पढ़ने तक हम नरेंद्र मोदी रामकृष्ण मिशन में थे, और इसके बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में थे, और फिर तो मुझे बिहार आना शुरू हो गया। इसलिए हमें लगता है कि अच्छा रहा। और मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे था, यहाँ तक कि कटिहार से लेके आपके पूरे असम, उत्तरी बंगाल। सर, आप अपने टाइम में टॉपर भी रहे, फिर राजनीतिक तरफ झुकाव बढ़ गया। हाँ, तो ठीक है। मैंने हमें लगता है कि एजुकेशन का तो यही मतलब है कि आप कुछ करें लोगों के लिए पढ़ लिख करके। तो हमने यही सोचा, लोग अलग अलग रास्ता चुनते हैं जनता के लिए, देश के लिए कुछ करने का, तो हमने ये रास्ता चुना। आपके माँ बाप ने आपको मना नहीं किया कि तुम पढ़ाई नहीं, करो, ये मैंने वो ज़रूर एक उम्मीद एक समय रहती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि मेरे पिताजी एक रेलवे की नौकरी करते थे। हम जब कोई नौकरी नहीं किए तो उनको अपने पेंशन पर ही चलाना पड़ा। तो लेकिन फिर भी इतनी आज़ादी है, और पिताजी तो गुज़र गए हैं, माँ अभी भी ज़िंदा है, और बहुत हम लोगों की राजनीति के बारे में भी रुचि लेती है और रेगुलर पता रखती है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो घर से तो हमको हमेशा बहुत इसमें मदद मिली है। मतलब कि आपको घर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई? घर से दिक्कत नहीं है, ऐसे वामपंथी माहौल का घर था, लेकिन मेरे पिताजी कभी सक्रिय राजनीति में नहीं थे, रेलवे में काम करते थे, लेकिन विचार से, अपने रुझान से वामपंथी विचार के थे। मेरी माँ भी। वामपंथी विचारधारा का जो सर्वश्रेष्ठ दौर है 1917 का बोल्शेविक क्रांति है, उसका भारत में भी इसका आगमन हुआ। सर, आप क्या कारण देखते हैं कि 100 वर्ष करीब करीब होने जा रहे हैं और भारत में उसका वो ऊंचाई नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए? नहीं, वो अलग अलग कारण है। देखिए, वामपंथी राजनीति में, हर राजनीति में उतार चढ़ाव है। आप जैसे देखेंगे कि जहाँ क्रांति हो गई थी रूस में, एक समय के बाद वहाँ फिर माहौल बदल गया। अब फिर नए दौर में वहाँ वामपंथी राजनीति आगे बढ़ेगी। अब आज आप देखेंगे कि अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में जहाँ बिल्कुल एक पूंजीवादी माहौल था, आज पूंजीवाद के संकट के दौर में वहाँ वामपंथी राजनीति। अमेरिका में अभी जो सबसे पॉपुलर डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे, जिनको अल्टीमेटली उम्मीदवार नहीं बनाया गया, बर्नी सैंडर्स, और वो अमेरिकी पूरे राजनीतिक माहौल में लोग उनको एक सोशलिस्ट मानते हैं। ब्रिटेन में जो चुनाव में थे लेबर पार्टी की ओर से, हालांकि वो ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन का भी चुनाव का परिणाम दूसरी तरह का निकला, तो जेरेमी कॉर्बिन वो लेबर पार्टी के इतिहास में अब तक के सबसे वामपंथी विचार रखने वाले नेता हैं। इसलिए वामपंथ अलग अलग दौर में अलग अलग ढंग से
तो हमारे देश में भी देखिए तो वामपंथ कई राज्य में यहाँ तक कि सरकार तक बन गई, सरकार भी बनी। आज़ादी के बाद तो सर कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी थी वो वामपंथी विचारधारा के लोग थे और वामपंथ एक मजबूत कड़ी के रूप में दिख रहा था, लग रहा था कि कांग्रेस का विकल्प बनी है, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो ठीक है, नहीं हो पाया, बहुत सारे कारण हैं, अभी उसको छोड़िए। वरना हमें लगता है कि आज के जो दौर है, एक बात हमें लगता है कि लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी उसका एक उभार पूरे देश में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के उभार का मतलब एक तरीके से उसके पीछे आरएसएस का उभार, और ये एक ऐसा विचार है जो विचार वामपंथ विरोधी तो है ही, वो एक तरीके से मानवता के खिलाफ है, आधुनिकता के खिलाफ है, एक धूर दक्षिणपंथी या भारत जैसे देश में एक बिल्कुल लोकतंत्र को ख़त्म करने वाला विचार है। तो समाज की सबसे दकियानुसी, सबसे पुराने रूढ़िवादी किस्म की ताकतें, सबसे ज़्यादा दक्षिणपंथी कंपनी राज, आज तो अदानी अंबानी के भी सबसे बड़े पैरोकार, तो ये जो एक ताकत का भारत में इमरजेंस हुआ, नहीं, मैं उसी तो सवाल पे उसके खिलाफ हम समझते हैं कि आज वामपंथी है जो सबसे मजबूत लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, आज़ादी के लिए, इस देश का जो ताना बाना है एक गंगा जमुनी तहजीब के लिए, उसके सबसे मजबूत डिफेंडर्स में वामपंथी लोग हैं। और इसीलिए हमको लगता है कि आज के दौर में वामपंथ एक नए तेवर में ज़रूर सामने आएगा। जब सबसे दक्षिणपंथी ताकत का इतना बड़ा उभार हुआ है, तो उस दक्षिणपंथ के खिलाफ वामपंथ का भी मजबूत उभार होना बिल्कुल ज़रूरी है, स्वाभाविक है और होगा। सर, वामपंथी विचारधारा की जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि वर्तमान समय आप देख रहे होंगे कि जो पूंजीवादी शक्तियां हैं भारत में काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। आप देख रहे हैं कि जितने भी मतलब पीएसयू सरकारी संस्थाएं थी वो लगातार निजीकरण के दौर से गुजर रही है। इसलिए ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या कारण है कि वामपंथ उस तरह से उसको लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसी हम करेंगे निजीकरण का जो दौर आया है, देखिए जिस दौर में पब्लिक सेक्टर था तो लोगों को बहुत बात समझ में नहीं आ रही थी। अब जब रेलवे का निजीकरण होने वाला है, शुरू हो गया है, कोयला क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। निजीकरण का मतलब क्या है? निजीकरण का मतलब है कि सरकारी क्षेत्र में जो रोज़गार था वही एक रोज़गार था जो थोड़ा सुरक्षित, जहाँ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलता था, वो ख़त्म होगा। वही एक एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र था जहाँ आरक्षण था, प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है। तो अब जब ये सब खत्म हो रहा है तो कभी कभी होता है जब चीज़ों को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो आपको नहीं लगेगा कि उसकी कोई ज़रूरत है, उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। आज जब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, पब्लिक सेक्टर खतरे में है, रोज़गार खतरे में है, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि इसके लिए लड़ना, इसको बचाना ज़रूरी है। और तब इसके साथ साथ फिर आप देखेंगे कि जिस पूरे पब्लिक सेक्टर को लोग कल गाली दे रहे थे, आज जब उनका पाला पड़ रहा है जियो से, अदानी अंबानी से, प्राइवेट सेक्टर से, निजीकरण से, बेरोज़गारी से, अब धीरे धीरे लोगों को बात समझ में आ रही है कि पब्लिक सेक्टर तो फिर भी सरकारी क्षेत्र है, तो आप सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों से आप ना कोई सवाल पूछ सकते हैं, ना कोई किसी तरह का कोई नियंत्रण काम करता है। तो मुझे लगता है कि आप पॉलिसी जो इंडिया में एडमायर किया गया, जिसको अपनाया गया, विशेषकर 90 के दशक में देखते हैं कांग्रेस पार्टी ने उसको एडमायर किया, बाद में बीजेपी ने भी उसको एडमायर कर लिया। तो दो राष्ट्रीय जो पार्टियां हैं वो दोनों जो हैं, आप देखिएगा कि पूंजीवादी शक्तियों को कहीं ना कहीं मजबूत ही की है। और इसमें जो वामपंथी आंदोलन है, आपको नहीं लगता है भ्रम की स्थिति से गुजरा है? नहीं, कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। अब ये हमें पता है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ थी और जो बीजेपी की नीतियाँ हैं उसमें काफ़ी समानता है। कांग्रेस की नीतियों को बीजेपी ने काफ़ी आक्रामक रूप से बहुत सारे मामलों में, जैसे आप आर्थिक नीति की बात कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत मनमोहन सिंह के, नरसिम्हा राव के ज़माने में हुई, और अब बीजेपी वाले उसको जहाँ पहुँचा दिए हैं तो वो एक तरीके से लोगों को लग रहा है कि अब तो एकदम अति हो रही है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो काले कानून हैं, यूएपीए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसकी शुरुआत भी कांग्रेस के राज में हुई और आज बीजेपी उसको जहाँ पहुँचा रही है। इसलिए होता है, दोनों में समानता है, लेकिन डिग्री का अंतर है, बहुत डिग्री का अंतर है। और अक्सर चीज़ें जब एक गुणात्मक रूप से कहीं ज़्यादा किसी डिग्री में पहुँच जाए तब एक तरीके से माहौल बदलने लगता है। सर, मूल प्रश्न वही है सर कि 90 के दशक में जब कांग्रेस पार्टी आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर, आप लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि 15 साल बाद आपने मनमोहन सिंह की सरकार को सपोर्ट भी किया, नहीं, सरकार के आप हिस्से रहे, तो ये सवाल तो आपके ऊपर लागू होता है? नहीं, हमें लगता है कि उन नीतियों का हमने समर्थन नहीं किया। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जो जब वित्त मंत्री थे उस समय उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बन के आए
तब तक देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 10-12 साल पूरे हो चुके थे और उसके चलते जो देश में आर्थिक विषमता भी बढ़ रही थी वो भी सामने आने लगा। तो मनमोहन सिंह का जो दूसरा दौर है, यूपीए का दौर, वो एक तरीके से इसी दौर में कुछ दूसरे कानून भी लागू हुए। मनरेगा जैसा कानून आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया। तो इसलिए हमें लगता है कि वामपंथियों का असर, दबाव इसी पर था कि, और एक बात आई कि भाई कॉमन मैन और गरीब के लिए सेफ्टी नेट, इसलिए नीतियों की दिशा तो बरकरार रही और उस दिशा के खिलाफ आज भी हमारी लड़ाई है। ये निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, कुल मिलाकर के बाजारीकरण, हर चीज़। और बाजारीकरण में अगर ठीक है कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो बात समझ में आती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो जनता के लिए बुनियादी जो परिसेवा चाहिए उसका जिस तरह के धड़ल्ले से निजीकरण हुआ है, बाजारीकरण हुआ है, तो आम जनता को तो उसका कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा है। तो आज के दौर में मुद्दे बदल गए हैं और हम समझते हैं कि वामपंथियों ने कभी उस दिशा को नहीं माना, निजीकरण का या उदारीकरण, बाजारीकरण की दिशा। नहीं सर, मेरा जो सवाल है, जो जनता आप जानना चाहती है कि जो शुरुआत कांग्रेस ने की, बीजेपी उसको अब पूरी ताकत से आगे ले जा रही है, यानी समानता है, लेकिन इसमें जो वामपंथी ताकतें हैं वो लोगों तक बात पहुंचा नहीं पाए, ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि देखिए आर्थिक मोर्चे पर आज जब ये मुद्दा बन रहा है, बीच में एक समय था लोगों ने मान लिया था कि शायद इस आर्थिक नीति से कोई छुटकारा नहीं है, शायद इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आज तो लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर देश की आर्थिक नीति ऐसी बन जाएगी, जब खेती का भी पूरा कॉरपोरेटीकरण हो जाएगा, खेती भी अदानी अंबानी के कब्जे में चली जाएगी, तो लोग जाएंगे कहाँ? जब रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, जो लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, तो लोग जाएंगे कहाँ? तो हमें लगता है कि जब तक मान लीजिए कुछ धीमी गति से निजीकरण हो रहा था एक अलग बात थी, लेकिन आज जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और उसका जो बहुत खतरनाक असर दिख रहा है, तो लोगों के सामने आज आर्थिक मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन कर के आया। बीच में आर्थिक मुद्दा इतना बड़ा नहीं था और जैसे जैसे मुद्दे बड़े हो जाएंगे, बेरोज़गारी का सवाल है इस देश के अंदर, जैसे गरीबों को छोटा छोटा जो कर्ज मिला है उनसे कर्जा वसूल किया जाता है, लेकिन बड़े पूंजीपति जो लाखों करोड़ों में कर्जा ले रखा है, अरबों रुपए में कर्जा ले रखा है, वो डिफॉल्टर बन जाते हैं, आराम से बाहर चले जाते हैं। वही सवाल, तो हर मामले में वैसी सवाल पर आ रहा था बिल्कुल कि एनपीए का जो दौर है शुरू हुआ है वो कांग्रेस के काल से ही शुरू हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने उसको बहुत मुखर रूप से नहीं अपनाया। नहीं, बिल्कुल। देखिए वामपंथियों ने विरोध किया और हम ये कह रहे हैं कि देखिए बातें बेकार नहीं जाती। आप बहुत सारे सवालों पर वामपंथी हम लोग बोलते रहे हैं, हो सकता है उस समय जिस समय हम बोल रहे थे बहुत ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ, लेकिन आज जब उसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है तब लोगों को बात याद आती है कि वामपंथी लोग तो शुरू से इस बात को कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। इसीलिए हमें लगा कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर मोड़ पर आपकी हर बात का एकदम उस तरह का असर हो, आपका हर मुद्दा हमेशा तुरंत सफल हो जाए, लेकिन हमारी लड़ाई जो जारी रहती है और बाद में जब लोगों को लगता है कि नहीं ये लड़ाई ज़रूरी है तो एक समर्थन मिलता है। इसलिए हमें लगता नहीं है कि वामपंथियों का जो भी जिन सवालों पर, सामाजिक सवालों पर, आर्थिक सवालों पर, राजनीतिक सवालों पर जो वामपंथियों की एक तरीके से स्टैंड जो हम लोगों का सरोकार रहा, हम लोगों की पोजीशन रही, वो उसकी पुष्टि हो रही है लगातार और हमें लगता है इसीलिए वामपंथ की भूमिका बढ़ी का मुद्दा है सर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। लगातार आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां डिफॉल्टर हो रही हैं। करीब अभी जो सरकार का आंकड़ा उसके अनुसार 12% तक पहुंच गया है और करीब 12 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि किसानों को कोई ऋण नहीं मिल पाता है, लघु उद्योग को कोई ऋण नहीं मिल पाता है और जो योजनाएं सरकार बनाती हैं वो सिर्फ कागज़ पर ही रह जाती है। जैसे कि उन्होंने मुद्रा योजना बनाई है, उसमें बहुत कम लोगों को पैसा मिल पाया। तो ये सब तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर जिस पे उम्मीद हो सकती थी कि वामपंथी नहीं वामपंथी करते रहे हैं और इसलिए आज ये मुद्दे जब मजबूत हो रहा है तो आप देखेंगे कि इस पर विरोध बढ़ेगा। देश में ये अफसोस की बात है और हमारे देश में होता है कि कभी बीच बीच में ऐसे कुछ मुद्दे आ जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे आ जाते हैं, बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा दिया जाता है। अभी लोकसभा चुनाव को ही आप लीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले कितना ज़बरदस्त किसान आंदोलन देश में हो रहे थे, लेकिन किसानों का मुद्दा लोकसभा में एक तरह से दब गया। तो लेकिन आप इस बार फिर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद वही किसान का मुद्दा सामने आया, छात्र नौजवानों का मुद्दा सामने आया, रोजगार का, शिक्षा का। किसान की जो बात है, ये कॉरपोरेट को जो एग्रीकल्चर देने की बात है, ये तो पहले कांग्रेस ही लेकर आई थी सर। नहीं ठीक है, उस समय विरोध हुआ, उनको पीछे हटना पड़ा। मोदी जी भी जब लैंड एक्विजिशन लाना चाहते थे उस समय विरोध हुआ, उनको पीछे हटना पड़ा। लेकिन अभी वर्तमान में
मोदी सरकार ने उसको पास कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि केवल यूपी, हरियाणा, पंजाब, यूपी का भी पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, सिर्फ वहीं पर आंदोलन सीमित नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आंदोलन हर जगह हो रहा है। अब यहाँ की खेती का, जैसे बिहार में यहाँ खरीद बिक्री ही बहुत कम होती है, तो कृषि विकास का वो स्तर नहीं है बिहार में अभी भी जितना पंजाब में, हरियाणा में है। तो वहाँ जब आप मंडी को ख़त्म कर रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर किसान विरोध कर रहे हैं, फूड कॉरपोरेशन के वर्कर विरोध कर रहे हैं, पल्लेदार विरोध कर रहे हैं, वो तमाम वर्कर जो इस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं सब विरोध कर रहे हैं। सर, ये आवाज़ हमको बंगाल में नहीं सुनाई देती है, केरल में उतना मजबूती से सुनाई नहीं देती है, नहीं, केरल में भी है। आप उड़ीसा में बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो वो बिल्कुल शांति, एक्सेप्टेंस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ठीक है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, कुछ हद तक गुजरात, वहाँ जो खेती का विकास है उसका जो पैटर्न है वो निश्चित तौर पर थोड़ा दूसरा है। अब बंगाल आप या बिहार से, उड़ीसा से, इसलिए थोड़ा अंतर होगा। बिहार में तो मान लीजिए अभी चुनाव के चलते, चुनाव अगर नहीं रहता तो बिहार में आप देखते किसानों का कितना ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। बिहार में बात इतनी है कि सारा विरोध है और वो अब चुनाव में दिखेगा विरोध। अब एक सवाल और है सर, जो वामपंथी आंदोलन से जुड़ा हुआ है कि अभी जो आप लोगों ने महागठबंधन बनाया जिसमें कांग्रेस भी एक पार्टी है, ठीक है ना, तो क्या आप उनको उस विचारधारा से रोक पाएंगे जो उनका है निजीकरण के वाली विचारधारा? नहीं नहीं, निजीकरण पर हमारी लड़ाई है, रहेगी। जो तालमेल हम लोगों ने किया वो इस मुद्दे पर है कि पूरे देश में अब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो हमारे समझते हैं बहुत बुनियादी मुद्दा है ये, लोकतंत्र को बचाना, माने आपके संविधान को बचाना। अब बिहार में देखिए क्या हुआ, इतना बड़ा जनादेश का अपमान शायद ही कभी किसी दूसरे प्रदेश में हुआ हो। 2015 में जनता ने एक जनादेश दिया भाजपा को बाहर रखने के लिए, आरएसएस को रोकने के लिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं ये कहते हुए कि हम कभी भी आरएसएस के पास दोबारा नहीं जाएंगे, और बस चुनाव के बाद 1 साल बीतते ना बीतते फिर वहीं चले जाते हैं। तो इतना बड़ा जहाँ लोकतंत्र का ही अपमान हो रहा है, जनता का, वोटर का जो सर्वोपरि है उनका अपमान हो रहा है, तो यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा ही है कि आखिर अगर जनादेश के साथ ऐसा मजाक होगा, इसकी इजाज़त दी जाएगी, तब लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। राज्यसभा में आपने देखा किस तरह से बिल पारित कर दिया गया, बहुमत नहीं था एनडीए सरकार के पक्ष में, और वहाँ राज्यसभा टीवी को बंद करके और एक तरह से ज़बरदस्ती वहाँ पूरे सत्ता का दुरुपयोग करके पारित किया गया। तो देश में जो संविधान के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक हो रहा है, इसको रोकने के लिए गठबंधन बना। अभी जिस तरीके की हिंसा आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो क्रूरता आप देख रहे हैं, हथरस की घटना लीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना ले लीजिए, अगर इतनी हमारे देश की बेटियां, देश की आधी आबादी इतनी असुरक्षित मेरे ख्याल से पहले शायद नहीं थी। तो ये जो मुद्दा है, दमन जिस तरह से बढ़ा, जिस तरह से उत्पीड़न बढ़ गया है, जिस तरह से निजीकरण का खतरा बढ़ गया है, संविधान पर हमला तेज हुआ, इसीलिए मुझे लगता है कि जो गठबंधन बना है इसी बात के लिए। एक बात जो छात्रों के बीच में चलती है, या मैंने कई इंटरव्यू किया, मैंने बहुत से नेता लोग से भी पूछा, वो सवाल मेरे मन में अभी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्यों ना निजीकरण को एक्सेप्ट करते हुए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की बात की जाए। क्या आप इस मुद्दे से सहमत हैं? नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन निजीकरण को अगर हम मान लें तो निजीकरण तो बहुत खतरनाक चीज़ है। कुछ मामलों में निजी कंपनियां रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब रेलवे का निजीकरण हो जाएगा, देश के जो स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उसका निजीकरण हो जाएगा। वो हर लिहाज से वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, देश के सेल्फ रिलायंस के लिए, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस के लिए खतरा। बिहार के चुनाव में आप लोग इसको निजी क्षेत्र में आरक्षण को मुद्दा बनाएंगे? नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल्कुल हमारी डिमांड है, वो मुद्दा है, लेकिन आज तो सवाल ये है कि जो निजीकरण के जरिए जहां आरक्षण लागू होता था उसको खत्म किया जा रहा है, तो आरक्षण निश्चित तौर पर मुद्दा है, रोजगार का अधिकार मुद्दा है। होगा सर तो आरक्षण तो स्वतः चला जाएगा। नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग है, लेकिन हमारा सवाल है कि निजीकरण पर ही रोक लगाओ। ये धड़ल्ले से जो निजीकरण हो रहा है, आप समझ लीजिए कि शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, स्वास्थ्य का पूरा निजीकरण हो जाएगा, आम लोग कहाँ जाएंगे? आम लोग कहाँ जाएंगे इस देश में? अगर हर मामले में लाखों करोड़ का मामला बनेगा तो इस देश में उच्च शिक्षा वो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए हो जाएगा, बड़े लोगों के लिए ही, उनके लिए इलाज। इसलिए ये जो निजीकरण का रास्ता है वो चीज़ों को महंगी बना देता है, और ये महंगाई, ये निजीकरण, ये आम लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की एक साजिश है।
जैसे बीजेपी के जो अलायंस है उसके अलावा भी जो फोर्सेस हैं, राजनीतिक फोर्सेस हैं, उनके साथ आप लोग का एक अकोमोडेशन नहीं बन पा रहा है। जैसे इसके कारण मतों का बंटवारा भी आप देख रहे हैं कि हो रहा है राजनीति में। अब जैसे अगर हम बिहार की राजनीति को ध्यान में रखें तो आप देखिए कई फ्रंट बने हुए हैं, जैसे एक महागठबंधन है, बीजेपी जदयू अलायंस अब है। बाकी आप जनता को तय करने दीजिए। अब न बन ये, अगर आपकी बात हम समझ रहे हैं कि अगर एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ कोई एक सिंगल फ्रंट बनता तो एक बात होती, लेकिन नहीं बना। लेकिन आज तो एनडीए भी टूट रहा है, तो शायद इस बार ये जो बिखराव आप देख रहे हैं वो बिहार की पूरी राजनीति में है, बड़ा संकट है। तो जब एनडीए का ही इक्वेशन टूट गया है, लोजपा अलग है, भाजपा और जदयू की एकता में भी, मैं हालांकि भाजपा ने कल कहा है कि हमारा तालमेल जदयू के साथ है, लेकिन जब पूरे थोक भाव से भाजपा के नेता लोजपा में शामिल हो रहे हैं तो ये तो सिर्फ कागज़ में कहने वाली बात हो गई। इसलिए जहाँ एनडीए टूटने लगा है तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष के में महागठबंधन है वो काफ़ी मजबूत है, और उसकी जो एकता है वो पहले के तुलना में ज़्यादा राजनीतिक एकता है, बहुत स्पष्ट साफ है, और इसमें कुछ इधर उधर होने का मामला नहीं है। अब ये तो अफसोस की बात है कि मान लीजिए पार्टियाँ कुछ इधर से उधर बड़े आसानी से चली जाती है। ये कैसे चली जाती है मुझे समझ में नहीं आता कि राजनीति में एक राजनीतिक दिशा अगर हो, आपके कोई कार्यक्रम हो, तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। कुछ पार्टियों को लिए दोनों तरफ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि राजनीति में एक उसूल है, एक कार्यक्रम है, एक दिशा है। तो जो गठबंधन बना है मुझे लगता है कि तगड़ा गठबंधन है, और जनता बाकी तय करने दीजिए। 3-4 मोर्चे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता तय कर देगी कि किस मोर्चे के लिए जनता ज़्यादा समर्थन। वर्तमान बिहार विधानसभा का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, खासकर महागठबंधन में, ये माना जा रहा है कि माले को ज़्यादा सीटें मिली हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? माले को ज़्यादा सीटें जो लोग कह रहे हैं पता नहीं, मान लीजिए ठीक है, लोकसभा में हमारे सीपीआई और सीपीएम को वो तरजीह नहीं मिल पाई जो माले को मिला। नहीं, हमें लगता है कि ये जो स्थिति है वास्तविक, हम तो कहेंगे कि पूरे वामपंथ को और सीट मिलनी चाहिए थी बिहार में। मान लीजिए जो सीटों का बंटवारा हुआ शायद वो अभी भी बहुत रैशनल नहीं है, लेकिन मैं उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता फिलहाल। तो इसलिए जो भी माले को सीट मिली है, मैं अगर उस पर बात करूं तो ज़रूर हमने भी कहा था कि हमारे जो बुनियादी कामकाज के संघर्ष के इलाके हैं तो वो निश्चित तौर पर वहाँ हमको लड़ना है, लेकिन हमने बहुत सारी सीटें छोड़ दी। अब देख लीजिए भोजपुर में हम 3 ही सीट पर लड़ रहे हैं, 4 सीट हमने राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। अब पटना ग्रामीण ले लीजिए, मसौरी हमने छोड़ दिया, सिर्फ पाली और फुलवारी हम लड़ रहे हैं। आप पूरे मगध में देख लीजिए, 1 सीट अरवल में और 1 सीट घोसी हम लड़ रहे हैं। शेष जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, आपके नवादा, नालंदा, तमाम जिला हमने छोड़ दिया। तो ये हमने इसलिए किया कि जब गठबंधन बनाना है और तो उसमें तो सबको ही कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो हमने कुछ ज़्यादा ही छोड़ा। लेकिन ये बात सही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी छोड़ा है, कांग्रेस ने भी कुछ सीटें छोड़ी जो उनकी जीती हुई सीटें थी, और इसलिए अभी इस पर मेरे ख्याल से जो एक बन गया है सो बन गया है। अब तो आगे की बात हम लोग करें, और जो एकता बनी है हम तो देख रहे हैं कि नीचे उसका व्यापक स्वागत हो रहा है, क्योंकि लोग इसकी ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे थे। तो एक ऐसा गठबंधन बना, लोग कह रहे हैं कि भाई चलो देर आया लेकिन दुरुस्त आया, दुरुस्त हो। ये जो गठबंधन बना है, क्या ये वर्तमान जो गठबंधन है भारत के भविष्य की राजनीति को तय करेगा? नहीं, अभी हम बहुत भविष्य की बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार देखिए, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, भारत की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार से बातें बनती है, एकदम दिशा तय होती है। तो बिहार जो एक तरीके से उल्टी दिशा में चला गया था, भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से बिहार में ताकत बढ़ने लगी थी, अगर इस पर हम लोग रोक लगा सकते हैं तो निश्चित तौर पर इसका दूरगामी असर होगा। बगल में यूपी है, यूपी वाले बेहद परेशान है, जोगी राज से बेहद लोग परेशान हैं, वो एकदम छटपटाहट है, वहाँ कैसे छुटकारा मिलेगा। पश्चिम बंगाल है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से एक बढ़ती हुई ताकत है, लेकिन वहाँ भी लोग परेशान हैं कि इस पर कैसे रोक लगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव, इसका बड़ा महत्व होगा, और कोरोना काल में ये बड़ा चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव से मोदी जी एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, ठीक चुनाव से पहले उन्होंने नोटबंदी कर दी, और चुनाव में नोटबंदी का भी असर था, वो चुनाव बीजेपी जीत गई, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि नोटबंदी पर जनता ने मुहर लगा दी, जबकि वो बात बिल्कुल गलत थी। आज भी लोग नोटबंदी से परेशान हैं, और लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आखिर नोटबंदी सरकार ने क्यों किया था, उससे फ़ायदा क्या हुआ। इसी तरह आज वो कोशिश करेंगे बिहार में, अगर
उनका चुनाव प्रदर्शन अच्छा हो जाए, वो कहेंगे कि बिहार ने किसान बिल पर समर्थन कर दिया, वो कहेंगे कि बिहार ने जो लॉकडाउन पर एक तरीके से अपना पूरा समर्थन दे दिया, वो कहेंगे कि जो कोरोना के मामले में सरकार फेल कर गई, उनका क्या कहना था। 18 मार्च पहली बार मोदी जी कोरोना की चर्चा करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में जनवरी महीने से कोरोना की चर्चा हो रही थी। 18 मार्च चर्चा करके वो कहते हैं कि भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, घर में रहो और हम 21 दिन में महाभारत जीत लेंगे। आज 1 लाख से ऊपर हमारे यहाँ मौतें हो गई हैं, तो कोरोना में फेल कर गए। तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में किसी तरह हम अगर जीत जाएंगे। में सर सरकार का जो डाटा है कि 40 लाख लोग मजदूर जो हैं वो बिहार आए, तो क्या लगता है कि ये बिहार की राजनीति में कुछ असर डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि 2014 के चुनाव में या इससे पहले यहाँ तक कि 19 के चुनाव में जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो फ़ोन करते थे अपने घरों में, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कि मोदी जी को एक मौका देना, विकास करेंगे। ये जो बातें थी, नीतीश जी को मौका देना, इस बार आप पूछ लीजिए वो सारे प्रवासी मजदूर जिनको सरकार का जिम्मा था कि उन मज़दूरों को, फंसे हुए मज़दूर, फंसे हुए छात्र, उनको सरकार यहाँ ले आती, सरकार ने ये काम ही नहीं किया। मज़दूर जब अपने पैसे खर्च करके, बहुत कष्ट सह करके वो अपनी पहल पर जब आ गए, उनको सीमा पर रोक लिया गया, अपने ही प्रदेश में घुसने से पहले उनको रोका गया। बहुत लड़ करके हम लोगों ने मज़दूरों की एंट्री करवाई और उसके बाद मज़दूरों को जो क्वारंटीन सेंटर में रखा गया हर ज़िले में, उसके बारे में आप कह नहीं सकते। वहाँ ना तो कोई भोजन की सुविधा है, ना साफ पीने का पानी था, ना कुछ था। हर क्वारंटीन सेंटर पर हम लोगों को लड़ना पड़ा कि मज़दूरों को कम से कम बुनियादी सुविधा मिले। तो जो बर्ताव हुआ है मज़दूरों के साथ, ये एक तरीके से कोई सौतेला टाइप का व्यवहार हुआ है प्रवासी मज़दूरों के साथ, और इसलिए ये ज़बरदस्त मुद्दा रहेगा इस चुनाव में। यानी आप कहना चाहते हैं कि क्वारंटीन का जो है उसमें भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं? भ्रष्टाचार है सबसे ज़्यादा। हम कह रहे हैं कि कोई सरोकार नहीं है इंसानियत की। मान लीजिए जनता है, कोई आप मशीन नहीं रख रहे हैं, कोई आप वहाँ गाय भैंस नहीं रख रहे हैं, आप लोगों को रख रहे हैं, तो आपका इनके पास तो किसी तरह के माने जनता के प्रति वो जो एक मिनिमम एक इंसानी सरोकार होना चाहिए, वो इस सरकार के पास नहीं है। संवेदना नाम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं कि बिहार में वर्तमान समय में जो 2 समस्या थी, एक पर आपने जवाब दिया कि कोरोना का हुआ, और दूसरा है सर बाढ़, जो अभी 24 ज़िले बाढ़ से प्रभावित है सर। बिल्कुल। और इतना ख़राब वातावरण रहा और अभी भी है, तो ऐसे संदर्भ में चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये किधर जाएगा? देखिए, हम लोगों ने तो चुनाव आयोग से बार बार कहा कि भाई चुनाव का मतलब है कि जनता की भागीदारी। चुनाव एक तरीके से जनता का एक लोकतंत्र में एक त्यौहार है, तो जनता की भागीदारी अगर प्रभावित होगी तब चुनाव का बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग तो चाहते थे कि चुनाव की तिथि इस तरह से तय हो ताकि बाढ़ से, कोरोना से लोगों की परेशानी कम हो जाए और लोग थोड़ा चुनाव में ठीक से वोट डाल सकें। अभी चुनाव प्रचार को ही देखिए, किस तरीके से हम लोगों को प्रचार करना पड़ेगा, डिजिटल तरीके से, कहीं कोई बड़ी सभा नहीं हो सकती। तो चुनाव में अगर जनता के बीच में राजनीतिक चर्चा नहीं पहुंचेगी, हमारी बातें नहीं पहुंचेगी, सिर्फ हमारी नहीं, सभी पार्टियों की, जनता सभी पार्टियों की सुने और अपने हिसाब से तय करे किन को वोट देना है। तो चुनाव एक तरीके से बहुत इस बार एक तरीके से बहुत रेगुलेटेड ढंग से हो रहा है। अलग सर, जो बिहार में बाढ़ की समस्या है उसके संदर्भ में कोई ठोस निर्णय, आपके ठोस विचार है? ठोस विचार बिल्कुल है, लेकिन अभी हम करें कि इसमें तो बहुत सारे बाढ़ के भी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने पूरे नॉर्थ बिहार में, कोसी के इलाके में, मिथिला के इलाके में बाढ़ के समाधान को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जिसको सरकार ने कभी लागू नहीं किया। इसलिए हम तो समझते हैं कि बाढ़ का एक स्थायी समाधान, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और हर दूसरे साल बहुत एक तरीके से बहुत ज़्यादा बाढ़ में उसका प्रभाव आता है, तो इसलिए उसका तो स्थायी समाधान करना होगा। और अभी रोड मैप बिल्कुल है, और वो पिछले चुनाव में भी हमने रखा था। तो बाढ़ का, खेती का, हर मामले में हमारे पास, हम जब मैनिफेस्टो लाएंगे तो उसमें हमारे पास है। लेकिन सरकार तो इन मुद्दों पर कभी सरकार चर्चा ही नहीं करती, तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार बदले और बिहार की जो इस तरीके के माने क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, स्थायी समस्या है, तो स्थायी समस्या का एक स्थायी समाधान है। सर, आप देख रहे होंगे बाढ़ में पुलिया बह गई, कहीं कहीं जो पुल 263 करोड़ का जो पुल बना हुआ था उसके अप्रोच लाइन बह गई और बहुत से पुल बह गए हैं। इसके पीछे क्या करना चाहिए? भ्रष्टाचार एकदम। आप देखेंगे कि
पूरे तमाम नीतीश जी ने भ्रष्टाचार नीचे तक जिस तरह से फैला, संस्थागत हो गया है। और यही कारण है कि आज इतना ज़बरदस्त अब देख रहे हैं कि विकास की बातें हो रही है और सरकार में कोई मंत्री उद्घाटन कर दे रहे हैं और अगले ही दिन खत्म हो जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण। 55 प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो क्या आप इससे सहमत हैं? अब वो 55 है कि 155 है, मैं 55 की लिस्ट मैं देखूंगा। लेकिन एक तो लोगों की आम बात है कि कदम कदम पर हर चीज़ के लिए कोई एक प्रमाण पत्र चाहिए, कहीं किसी का एक सिग्नेचर चाहिए, हर चीज़ के यहाँ एक तरीके से रेट तय कर दिया गया। तो ये तो भ्रष्टाचार को एक तरीके से फैलाने का, नीचे तक उसको एक तरह से ले जाने का, संस्थाबद्ध करने का, ये काम नीतीश जी ने किया। नीतीश जी जो बात कहते थे बिल्कुल उल्टा काम किया। विकास की बात करते थे और विकास एक तरीके से विनाश और बकवास में तब्दील हो गया। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, आज तो सृजन घोटाला पर चर्चा ही नहीं करवाते हैं। सृजन घोटाला से लेकर के इतने सारे घोटाले हुए, नियुक्ति में, हर मामले में, क्वेश्चन शिक्षा में चले जाइए, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, कभी कुछ होगा। तो नीतीश सरकार तो एक तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। उसका कारण क्या देखते हैं? भ्रष्टाचार में डूबने के पीछे क्या कारण है? कारण क्या है? सरकार की एक तरीके से बिल्कुल भ्रष्टाचार को रोकने में कोई इच्छा शक्ति नहीं है और लोगों को छूट दे दी गई। तो जो जितने ज़्यादा भ्रष्ट है, अब भ्रष्टाचार लीजिए, अपराध लीजिए, अब अपराध किस तरह से ग्राफ फिर से बढ़ गया। तो नीतीश जी जो भ्रष्टाचार नियंत्रण, अपराध नियंत्रण की बात करते थे, विकास की बात करते थे, सड़क की बात करते थे, शिक्षा सुधार की बात करते थे, हर मोर्चे पर जो कहते थे, आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है, बिल्कुल उल्टा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बिहार को सबसे पीछे माना गया, तो क्या इसको आप लोग मुद्दा बनाएंगे? मुद्दे हैं। अभी तो केंद्र सरकार की भी रिपोर्ट लीजिए, राज्य सरकार के भी लीजिए। हम उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने रखा था, हमारे पास 2 रिपोर्ट है। राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के बारे में वहाँ एक रैंडम इंस्पेक्शन करवाया और रैंडम इंस्पेक्शन से पता चला कि बिहार के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में 28% उपस्थिति है। इसका मतलब 72% छात्रों की वहाँ उपस्थिति नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 72% छात्र क्यों स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं? बड़ा सवाल है। दूसरा, हमने देखा कि सरकार ने खुद एक आद्री को, आपके एन सिन्हा इंस्टीट्यूट को, कई एमिटी को उन्होंने कहा था कि भाई एक सर्वे हो जाए कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें है कि निजी स्कूलों में, आप कह रहे थे कि भाई निजीकरण हो तो क्या दिक्कत है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% मुफ्त में उनके लिए आरक्षण हो। तो सरकार कहती है कि हमने लागू करवाया और इसके लिए हमने पैसे भी खर्च किए। तो जब सर्वे की बात आई कि कितना लागू हुआ, तो तब पता नहीं कौन सा दबाव था सरकार के ऊपर, प्रपोजल आया कि सर्वे होगा, वो सर्वे ही नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने अपने स्तर पर सर्वे किया, हमने देखा कि कहीं लागू नहीं होता। कुछ एक जगह लड़ करके लोगों ने लागू किया, गरीबों के बच्चों के एडमिशन करवाया गया। तो इसलिए बिहार में कोई नियम, कोई कानून लागू नहीं हो रहा है और एकदम मनमाना चल रहा है, भ्रष्टाचार फैल गया है और मुझे लगता है कि जनता को ये एहसास है। बिहार में सर औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या करना चाहिए? इसमें भी जो कल कारखाने बंद हो गए हैं, आज तक उसको चालू करवाने की कोई कोशिश नहीं हुई। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, चीनी मिलें, सूताकल, सब बंद है। नए इंडस्ट्री के लिए, अब नई इंडस्ट्री मान लीजिए बिहार के लिए जो इंडस्ट्री संभव है, तो उन इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई सरकार के पास योजना नहीं है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना तो कोई पब्लिक सेक्टर की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से है और ना राज्य सरकार की ओर से कोई कदम है। सर, आपकी जो पार्टी है ट्रेड यूनियन बेस्ड पार्टी है, इसमें बहुत से संगठन जुड़े हुए हैं, जैसे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, रसोइया। तो मैं उन लोगों के आंदोलनों से भी मैं कई बार इंट्रोड्यूस वगैरह किया हूँ, तो देखता हूँ उन लोगों को जो वेतन मिलता है वो बहुत कम है सर। उसके लिए आप लोग कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, वेतन मिलता कहाँ है, उनको एक ऑनरेरियम दिया जाता है और आशा कर्मियों को तो ऑनरेरियम तक भी नहीं था। तो मांग तो यही है कि इनको एक तरीके से ये सरकारी सेवा में है, इन्हीं के बल पर सरकार चल रही है। हेल्थ सिस्टम जो है, अब आशा को हटा लीजिए तो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगी। आप हटा लीजिए यहाँ से मिड डे मील वालों को, आंगनवाड़ी को, तो जो भी एजुकेशन चल रहा है और जो भी चाइल्ड हेल्थ और उसका चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब इतना इम्पॉर्टेंट काम लोग कर रहे हैं तो उनको एक न्यूनतम कि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, ये रिकॉग्निशन दीजिए, उनके लिए वेतन मान तय कीजिए। तो इसलिए मांगे तो, या शिक्षकों की जो मांग है, समान काम के लिए समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सरकार नहीं लागू करती।
तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो इन लोगों की समस्याओं पर आप बिल्कुल बिल्कुल हमारी ये बिल्कुल कोशिश रहेगी कि सरकार अगर बदलती है, और हमें तो पूरा भरोसा है, यकीन है सरकार बदलेगी। और ये जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की लगातार नीतीश जी के राज में उपेक्षा हुई है, आज बिहार के छात्र नौजवानों के मुद्दे, यहाँ के पूरे आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, आपके रसोइया, इन पूरे बहनों के जो मुद्दे हैं, यहाँ बिहार के जो नौजवानों के मुद्दे हैं, बिहार के जो असंगठित मजदूरों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों पर निश्चित तौर पर हमारा पूरा एक तरह से प्रयत्न रहेगा। सरकार के ऊपर भी हमारा दबाव रहेगा कि ये काम हो, इस दिशा में बात आगे बढ़े, इस दिशा में सुधार हो। अभी तो हमारे 3 ही विधायक थे, और आपने देखा होगा कि ये पिछले 5 साल में बिहार विधानसभा में पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जनता के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बहसें, सबसे ज़्यादा चर्चा माले के विधायकों ने की। और माले के विधायकों की संख्या बढ़ने का मतलब है कि विधानसभा में सरकार के कामकाज में जनता के मुद्दों का दबाव और ज़्यादा बढ़ेगा, और जनता को इंसाफ मिले, इसके लिए कोशिश बढ़ेगी। सर, एक और बात है कि अभी वर्तमान में जो बेरोजगारी का सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल बन के उभरा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोगों के रोजगार चले गए। तो इस मुद्दे को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोरोना काल में रोज़गार जो गए, अब CMI के डेटा देख लीजिए, बहुत भयानक आंकड़े हैं। रोज़गार जो गया, सिर्फ वो रोज़गार नहीं गया कि जो डेली कमाते हैं, लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए रोज़गार चला गया। तो जो डेली वेज अर्नर है उनका तो गया ही, लेकिन परमानेंट नौकरी, जो सैलरीड एम्प्लॉय है, ये नौकरी भी लाखों करोड़ की संख्या में चली गई है। तीसरा, जो लोग जिनकी नौकरी नहीं गई, लेकिन आप देख लीजिएगा कि उनकी नौकरी की स्थिति खराब हो गई, उनकी शर्तें जो है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वेतन कम मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे इसमें 30%, 40% उनके पूरे उसमें कटौती हो गई। तो कुल मिलाकर के जॉब लॉस है, वेज कट है, और बड़े पैमाने पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसलिए हम लोगों के तो कुछ मांगे हैं बिहार में देखिए, पूरे देश के पैमाने पर हमारी 2-3 मांगे हैं। एक तो जो मनरेगा है, वो रूरल एम्प्लॉयमेंट के नाम पर है, लेकिन मनरेगा अगर उसके वेतन इतना पैसा कम रहेगा और साल में सिर्फ 100 ही दिन काम मिलेगा, तो वो जैसे जो मज़दूरों का पलायन होता है, अगर आप पलायन को रोकना चाहते हैं तो मनरेगा को इतना बेहतर बनाइए ताकि मनरेगा भी एक विकल्प के रूप में लोगों की नज़र में हो। तो मनरेगा में कम से कम आप 500 रुपये न्यूनतम उसका डेली आप पैसा कीजिए, साल में कम से कम 200 दिन कीजिए। सरकार आएगी तो न्यूनतम मजदूरी, बिल्कुल हमारी कोशिश होगी न्यूनतम मजदूरी बढ़े, मनरेगा की शर्तें बेहतर हो, मनरेगा के तर्ज पर शहरी बेरोजगारों के लिए भी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मनरेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून बने, जो बेरोजगार है उनके लिए बेरोजगारी भत्ता उसका प्रावधान हो। ये सभी हमारे पूरे एजेंडे में है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सरकार जो भी बने आने वाले समय में, सरकार इस दिशा में आगे काम करे। करोड़ों दुकानें हैं बिहार में जो बंद रही है लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल। अभी आप निजी शिक्षण संस्थान को देखिए सर, पूरी तरह से लॉक्ड है, और सरकार कह रही है कि पूजा पाठ नहीं कर सकते, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, कोरोना है, निजी शिक्षण संस्थान नहीं कर सकते, कोरोना है, फिर आप चुनाव करा रहे हैं। ये सरकार की आपको दोहरी नीति नहीं लगती? बिल्कुल 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 दोहरी नीति तो है। अभी आप लॉकडाउन के दौर में देखिए, वो कह रहे थे कि भाई आप मीटिंग नहीं कर सकते, आप किसी तरह का कोई वैसा कार्यक्रम नहीं कर सकते, लेकिन उसी में सरकारी कार्यक्रम कुछ होता रहा। तो इसलिए दोहरी नीति है, और हमें तो ये आशंका है, हम इसीलिए लोगों से ही कहेंगे, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों से भी अपील करेंगे, चुनाव है और हमें चुनाव में हिस्सा लेना है, लेकिन फिर भी हमें अपने स्तर पर सतर्क रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग कोशिश करें कि लोग कोरोना से बचे रहे। और क्या लगता है सर कि बिहार में सरकार ने कोरोना को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया? नहीं, इस्तेमाल क्या, एक तरीके से दबाने की कोशिश हुई, आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हुई, और शायद जो आंकड़े अभी आ रहे हैं बहुत भरोसेमंद नहीं लगते। और कोरोना का लोग तो डरे हुए हैं कि शायद चुनाव के बाद कहीं कोई विस्फोट ना हो जाए, क्योंकि चुनाव अपने आप में एक सुपर स्प्रेडर इवेंट है। और जिस तरह से सरकार ने काम किया पूरे देश में, तो लॉकडाउन एक तरीके से अविचारित लॉकडाउन था, कहीं ठीक से प्लान ही नहीं हुआ है, तो वो भी एक कारण रहा कोरोना के फैलाव में। और सरकार तो फेल है कोरोना के मामले में, उसको छुपाने की कोशिश में सरकार। एक और सवाल सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेजस्वी जी के योग्यता पर जो हमेशा प्रश्न उठते रहे हैं, कि जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने विरोध किया इस बात को लेकर, फिर
जाप ने उन्होंने कहा कि अनुकंपा पर राजनीति कर रहे हैं पप्पू यादव जो हैं। तो इस विषय पर आप लोगों की क्लियर मानसिकता है या उसमें आगे चल के कुछ चेंजेस? नहीं, पता नहीं ये योग्यता पर बात किस आधार पर है। मैंने हाँ, बाकी तो उनको तो अभी मौका ही कितना क्या कुछ मिला है, इसको जनता को तय करने दीजिए। कुछ लोग जैसे कह रहे हैं, हमको नहीं पता कि औपचारिक शिक्षा उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा सवाल नहीं है औपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन हमारे लिए सवाल ज़रूर बनता कि आज कम से कम हमने नहीं सुना है कि उनको कहीं फेक डिग्री क्लेम करते हुए। ठीक है, तो जो लोग फेक डिग्री क्लेम करते हैं, मोदी जी हो, स्मृति ईरानी हो, जिनके डिग्री का कोई ठिकाना नहीं है, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा सवाल है किसी के पास डिग्री होना और ना होने से। दूसरा हमारे लिए बड़ा सवाल ये ज़रूर है कि भाई बिहार की शिक्षा व्यवस्था, तो नीतीश जी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बहुत डिग्री है, और शिक्षा को चौपट करके रख दिया। तो ऐसी डिग्री से तो बेहतर है कि कल कोई सरकार बने, हमें नहीं पता कि उसमें जो मंत्री बनेंगे, जो भी बने, उनके पास अपनी शिक्षा कितनी है, लेकिन वो बिहार के आम लोगों की शिक्षा के लिए अगर काम करे, शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए किसके पास क्या डिग्री है, सबके पास सब डिग्री नहीं हो सकती है, ये कोई महत्वपूर्ण बात ही नहीं है राजनीति में। राजनीति में महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका कार्यक्रम क्या है, आपकी दिशा क्या है, आपकी नीति क्या है, और उस पर आप कितना अमल कर रहे हैं। यानी महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी जी पूरी तरह से स्वीकृत हैं। हमने तो कहा ही है कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन में सबसे बड़ा घटक है और उस घटक दल के वो नेता हैं। तो घटक दल के जो भी नेता होंगे सबसे बड़े घटक के, तो आमतौर पर किसी भी गठबंधन में उन्हीं को गठबंधन का भी नेता माना जाता है। इसलिए इसको अलग से एक मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या माले 243 थी जो विधानसभा के क्षेत्र है उस पर काम करेगी या केवल अपने जो क्षेत्र हैं उसी पर काम करेगी? नहीं, एक तो पहली बात तो हम ये दावा नहीं करेंगे कि 243 सीट पर हमारी उपस्थिति है। हम लोगों की उपस्थिति अभी भी बिहार के एक तरीके से आधे हिस्से में है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे साथी सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे। जो अपनी 19 सीट है वहाँ तो ज़रूर हम लोगों को ध्यान देना ही है, लेकिन बाकी तमाम हमारे साथी गठबंधन के लिए काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे और पूरे गठबंधन की विजय को सुनिश्चित करेंगे। हमने राम नरेश पांडे जी का जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोला कि 243 सीट हमारा है, हम लोग सब मिल के हर जगह प्रचार करेंगे। इसलिए मेरा आपसे भी सवाल है, तो वो हमारा इस सेंस में कह रहा है कि पूरे गठबंधन की है, तो गठबंधन के रूप में तो निश्चित तौर पर 243 सीट है। लेकिन आपने माले के रूप में पूछा, इसीलिए हमने कहा कि माले की उपस्थिति 243 सीट में नहीं है। माले की उपस्थिति अभी भी बिहार के आधे हिस्से में है, लेकिन जहां और हर जगह उस तरह से मजबूत उपस्थिति भी नहीं है। अभी बहुत सारे इलाके में हमारे बहुत प्राथमिक स्टेज है, हमारा अभी वहाँ संगठन खड़ा ही हो रहा है। लेकिन हमारी जहाँ जितनी उपस्थिति है, हम इतना कह सकते हैं कि हमारी पूरी भूमिका, हमारे तमाम साथी बिल्कुल लगे रहेंगे गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए। अंतिम सवाल सर, कि वर्तमान समय में आपको क्या लगता है कि आपके गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं? हमें तो लगता है कि बिल्कुल बहुमत मिलेगा, क्योंकि बिहार में इस बार जो मूड है, दो कारण से। एक तो हमने कहा कि 2015 का जो अनुभव है, एक जनादेश जनता ने दिया और उस जनादेश का उसकी हत्या कर दी गई। इतना बड़ा अपमान, जनता के साथ इतना बड़ा मजाक, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीतीश जी जो कहते थे उसका उल्टा काम किया, बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में मोदी जी ने जो कुछ किया, लोगों को घर में कैद रख करके, धड़ल्ले से किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ कानून पारित करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जीडीपी हमारे माइनस में 24% नीचे चली गई। तो ये सब मुद्दा है। और इससे भी बढ़ कर के उत्तर प्रदेश बिहार के लिए चेतावनी है कि उत्तर प्रदेश में आज जो कुछ हो रहा है, नीचे बातें होती है, वहाँ जो बिहार में चर्चा है वही जो यहाँ लोग कहते हैं कि हम महादलित के लिए काम कर रहे हैं, हम अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं। ऊपर नेता है अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ, और उनके राज में, जिसको वो लोग भाजपा वाले राम राज्य कहते हैं, अगर ये राम राज्य है, हथरस अगर राम राज्य का नमूना है, तो ऐसे राम राज्य को मुबारक। और इसलिए जनता तो परेशान है। तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पर आज बिहार में भी भाजपा इसी तरह से पूरे एक तांडव क्रिएट करने के मंसूबा रखती है, और भाजपा मंसूबा को ध्वस्त करना बिहार के लिए, देश के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि एक राजनीतिक संकल्प, एक इच्छा शक्ति लोगों में है, और लोगों को उस संकल्प के अनुरूप एक गठबंधन मिला जहां एक राजनीतिक मजबूती है, और इसलिए गठबंधन के 2015 के संदर्भ में आपने कहा सर, तो उस समय लालू यादव उपस्थित थे चुनाव में, उनकी अनुपस्थिति का कुछ तो असर पड़ेगा। और एक और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, उसका भी हम जवाब चाहेंगे आपसे, कि
जो एनडीए गवर्नमेंट है उनके पास स्टार प्रचारकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, सवाल है कि जनता, चुनाव में सबसे बड़ा है जनता। जनता की पहले जब जनता उम्मीद में रहती है तो उम्मीद के लिए उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, अपनी उम्मीद के हिसाब से उन्होंने नीतीश जी को वोट दिया। इस बार जनता की स्थिति क्या है? उनकी सारी उम्मीदों की हत्या हो गई। मोदी जी ने, नीतीश जी ने, सब ने मिल करके, केंद्र राज्य की सरकार ने मिल करके जनता की उम्मीदों की हत्या करने का काम किया, और इसलिए इस बार जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। तो मैं कह रहा हूँ जनता के आक्रोश के आगे कोई स्टार प्रचारक क्या करेगा? जनता के आक्रोश के आगे आज अब स्टार प्रचारक का भी मतलब बदल गया। आज आप देख लीजिए, अब नेहा सिंह राठौर का गाना सुन लीजिए, कोई स्टार प्रचारक तो नहीं है, कोई कुछ दिन पहले तक किसी ने नाम नहीं सुना। तो एक कहाँ से वो गीत कहाँ से निकल रहा है? वो गीत आज के इस पूरे क्रूरता के खिलाफ इस ज़मीन से वो गीत निकल के आ रहा है, और देखते ही देखते वायरल हो जा रहा है। अब तो स्टार प्रचारक क्या कहिएगा, मोदी जी का कोई वीडियो आता है और तुरंत आप देखेंगे कि हज़ारों में, लाखों में डिसलाइक करने लगते हैं। जिस मोदी जी के भाषण के लिए लोग एक तरह से इतने ज़बरदस्त उस पर थे कि भाई मोदी जी इतने बड़े वक्ता है, अच्छे हैं। तो समय बदल जाता है, लोगों के अनुभव बदल जाते हैं, और लोग जब अपने अनुभव से चीज़ों को समझ लेते हैं झेलने के बाद, तो उसके आगे कोई स्टार प्रचारक, किसी तरह का कोई तंत्र, कोई पूंजी, कोई भी प्रशासन का कुछ भी एक तरीके से इंटरवेंशन वो काम नहीं कर सकता। तो मुझे पूरा भरोसा है इस बार जनता जिस कदर बिहार में आक्रोश में है, जगी हुई है और बेताब है एक बदलाव के लिए, तो जनता की जीत होगी। और जनता जब इस तरीके से आगे आती है तो समीकरण टूट जाते हैं, बने बनाए, चाहे वो सामाजिक समीकरण की बात करें, आप राजनीतिक समीकरण की बात करें। और इसीलिए शायद जो एनडीए टूट रहा है, सारे गठबंधन जो इस तरह से टूटे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है कि जनता में बेचैनी है, एक संकट है। ये संकट का और बेचैनी का उसका परिचय है। तो मुझे लगता है कि ये संकट, ये बेचैनी, जनता के अंदर एक विकल्प की भूख, एक बदलाव का संकल्प, वो निश्चित तौर पर इस बार कामयाब होगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब आएंगे चुनाव प्रचार के लिए, उनकी जो शैली है बात करने की, जो लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपको लगता है इस बार उसका कोई असर नहीं रहेगा? भाई 2015 में मोदी जी नहीं आए थे, उस समय वो कनेक्ट नहीं कर रहे थे लोगों से, शैली नहीं थी, क्या हो गया था? मोदी जी दिल्ली में नहीं प्रचार कर रहे थे, क्या हो गया था? इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मोदी जी कोई जादू कर देंगे। हाँ, कुछ राजनीतिक परिस्थिति होती है, हवा माहौल होता है, उस समय मिल जाता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बार, वो हमने कहा कि मोदी जी के वीडियो को जब हज़ारों लाखों में लोग डिसलाइक करने लगे हैं यूट्यूब पर, और भारतीय जनता पार्टी को अपने यूट्यूब चैनल पर डिसलाइक बटन को डिसेबल कर देना पड़ा था ताकि लोग डिसलाइक करने का लोगों को मौका ना मिले। ये जब स्थिति बन गई है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी के भाषण से, शैली से प्रभावित होकर के कोई लोग वोट करने जा रहे हैं। राम मंदिर सर अभी हाल ही में पास हो गया कि राम मंदिर बनेगा, मोदी जी ने उसका बहुत बढ़िया से प्रचार भी एक तरह से किया कि पूरा नेशनल चैनल पर चला, लोग उसको देख रहे थे, दिन भर पूरा प्रोग्राम चला। तो इन सब घटनाओं का क्या असर नहीं पड़ेगा बिहार में? मुझे बहुत लगता नहीं है। देखिए, लोगों को ज़रूर मान लीजिए कुछ घटनाओं का, लेकिन चुनाव का मुद्दा क्यों? अभी आप देख लीजिए ना, सुशांत सिंह राजपूत, एक होनहार, एक नौजवान, हमारे देश के एक अभिनेता, उनकी बहुत दुखद त्रासद मौत हुई, ठीक है। अब इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। अब पूरी रिपोर्ट आ गई है कि भाई वो कोई डेथ नहीं, मैंने हत्या नहीं थी, वो बिल्कुल एक आत्महत्या का मामला है, सीबीआई वाले जांच कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश होती है भावनात्मक रूप से लोगों को करने के लिए, तो लोगों की बात समझ में आती है। मुद्दा अभी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मिले, सब लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले लेकिन क्या इस भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा कि बिहार में बाथे, बथानी, मियाँपुर में जनसंहार के जो लोग हैं, जिनके सारे हत्यारे बरी हो गए, उनको न्याय मिले? कभी नहीं। क्या कभी इन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों को न्याय मिले, किसानों को न्याय मिले? तो यह राजनीतिक जो मुद्दा बनाने की कोशिश होती है, भावनात्मक मुद्दों को उभार करके, मुझे लगता है कि जनता इस पर नहीं आएगी। सर, राम मंदिर आपको गैर जरूरी मुद्दा लगता है? ये कोई, वो तो भाजपा वालों से भी पूछ लीजिए ना, वो कहेंगे कि चुनावी मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्यों है वो? सर, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। बिहार की राजनीति के संदर्भ में जो तरह तरह के गठबंधन बन गए हैं और इस तरह से जो फोर्सेस आ रहे हैं और साथ में कोरोना काल है, तो क्या आपको लगता है कि ये मतदान के प्रतिशत को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम तो देखिए मतदान का प्रतिशत प्रभावित ना हो, हम तो चाहते हैं कि मतदान लोग निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के लोग कर सके। और कोरोना में बहुत सारे नियम कानून है, वो मास्क है, सैनिटाइज़र है, सब कुछ है।
लेकिन सब कुछ के बावजूद हम समझते हैं कि मतदान को आसान बनाना और लोग मतदान कर सके। आरजेडी ने तो कहा कि सर उन लोगों का इंश्योरेंस कर देना चाहिए, तो क्या इस पे बिल्कुल वो भी सही, हमारी भी मांग है कि भाई जहाँ इतना खतरा है, चाहे वोटर की बात करें या आप पोलिंग स्टाफ की बात करें, वो तो ट्रेनिंग के पीरियड में ही कुछ लोगों की मतलब एक तरीके से दुखद मौत हुई कोरोना से। जहाँ इतने डॉक्टर मर रहे हैं कोरोना काल में, आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, जितने डॉक्टर जितने नर्सेज कोरोना वॉरियर्स की मौत हुई, तो कोरोना को तो हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता बिल्कुल। और इसलिए उस पर जो इंश्योरेंस की डिमांड है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही डिमांड है। यानी आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी डिमांड है। अगर चुनाव के बाद कोरोना तेजी से बिहार में फैला तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं तो ये तो अगर चुनाव आयोग को भी लेना पड़ेगा कि हम लोगों ने तो बार बार कहा था कि भाई चुनाव कोरोना को देख करके तय कीजिए ताकि ये सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। तो उम्मीद करते हैं कि क्या शायद आपको लगता है कि ये जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, वो अब उतना मतलब संवैधानिक रूप से निष्पक्ष नहीं रह रही है क्या? अब देखिए, अब हम इस पर अभी टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अब चुनाव आयोग अभी चुनाव में उसकी भूमिका से ये तय होगा, तो जो भूमिका दिखेगी उसी आधार पर लोग निर्णय लेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये सब संवैधानिक संस्था है और इसमें निष्पक्षता की गारंटी होनी चाहिए। अगर ऐसे संस्थाओं में भी पक्षपात होने लगे तब लोकतंत्र का क्या होगा। गुप्तेश्वर पांडे जी चले गए जदयू में, क्योंकि वो डीजी पुलिस थे, उसका चुनाव के समय का छोड़ना, क्या आपको लगता है ये प्रशासनिक व्यवस्था का राजनीतिकरण की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है? अब हमने उनका एक इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा कि मैं ये डर रहा था कि मेरे बारे में चुनाव आयोग के पास लोग शिकायत करेंगे, और तो इसीलिए मैं अपने से ही इस्तीफ़ा दे करके वो आ गए। तो कुल मिला के अब वो कहते हैं कि जब तक वो पद पर थे, निष्पक्ष थे, तो इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन रहे होंगे। लेकिन जो कम से कम इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके बहुत सारे बयान आने लगे थे, उन बयानों से साफ हो रहा था कि ये राजनीतिक बयान है, ये किसी प्रशासनिक अधिकारी के बयान ऐसे नहीं हो सकते हैं। और अभी जब साफ साफ अब तो एक रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो भी एक नागरिक हैं, तो उनको पूरा हक है अपनी पसंद के हिसाब से। मेरा प्रश्न सर ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था का जो राजनीतिकरण हो रहा है, लोग उसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अब आप जो कह रहे हैं कि भाई वो जब डीजीपी थे, अब डीजीपी से हटने के बाद जब ऐसा कर रहे हैं तो शायद, लेकिन चलो वो कहते हैं कि नहीं, जब हम डीजीपी थे तब निष्पक्ष थे, और डीजीपी के बाद हमारे राजनीतिक विचार अपनी जगह पर थे और अब हम खुल के कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब कह रहे हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे देंगे कि भाई ठीक है जब कह रहे हैं कोई अधिकारी। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है। अब जुडिशरी की बात ले लीजिए, रंजन गोगोई जी इस देश में चीफ जस्टिस थे, अब राज्यसभा में चले गए, जबकि अरुण जेटली ने खुद संसद में उन्होंने खुलकर कहा था कि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट जो एक तरीके से अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स को प्रभावित करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, और अब ऐसे धड़ल्ले से हो रहा है। इसलिए जो निष्पक्षता है, निष्पक्षता उसकी गारंटी होनी चाहिए। निष्पक्षता के बारे में जो लोगों का संदेह है, मैं समझता हूँ कि संदेह बेबुनियाद नहीं है। जो आप बोल रहे हैं सर, वो तो राम मंदिर के मुद्दे पर भी ये बात लागू हो जाएगी? नहीं, वो बहुत सारे इसलिए लोग अपना देख लेंगे, लोगों की जानकारी में सब बातें हैं, और कुछ बातें अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं, लोग अपना राजनीतिक निष्कर्ष निकालेंगे।